हेलो गाइस तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा था, जिसके 5 लेक्चर्स हो गए थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है। और गाइस, आज हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, और उससे बाद कुछ हेनरीज लॉ के बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बारे में हेनरीज लॉ के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो गाइस, बिना वक्त ज़ाया करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो अपनी नज़रें स्क्रीन और बोर्ड पर गड़ा लीजिए। ठीक है। देखिए गाइस, आज हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड तो अच्छी तरह से याद होगा। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आइए देखिए क्या कहता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हमें ये बताता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट can be dissolved in 1 ml liquid to form saturated solution at a particular टेम्परेचर एंड प्रेशर। गाइस, सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होप सो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके जैसे भी स्क्रीनशॉट या डेफिनेशन नोट कर ली होगी। तो गाइस देखिए, ये डेफिनेशन हमें क्या कह रही है। होप सो आप लोग देखते ही समझ गए होंगे। देखो, मोटी मोटी बात है, हमारे पास 1 ml लिक्विड है, हम उसके अंदर कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व कर सकते हैं कि हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। वही है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ऐसा ही कुछ सिमिलर सा ही था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आइए अब उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, देखिए। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। सर, ये नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या? मतलब गैस का नेचर कैसा है? नेचर मतलब इंसानों का नेचर नहीं, उसका नेचर बहुत अच्छा है जी। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। नेचर ऑफ गैस, देखो इसमें 1-2 पॉइंट्स आते हैं, नोट कर लीजिए। पहला तो पॉइंट ये है कि विच गैस इज लिक्विफेबल, मतलब जो लिक्विड बन सकती है, लिक्विफेबल, दैट इज मोर सोल्यूबल। मतलब जो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है सर, मतलब जो गैस लिक्विड बनने के ज़्यादा काबिल है वो ज़्यादा सोल्यूबल। ठीक है सर जी, ये समझ आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है सर, बिल्कुल होती हैं। जैसे जैसे वो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस, यानी कि सॉल्युबिलिटी increases with increase in force of attraction, with increase in force of interaction between gas molecules। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया, between gas molecules। ठीक है सर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई।
तो सोल्यूबिलिटी कैसे, आपसे कुछ पूछता हूँ मैं। मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, किसी एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। एक के बीच में है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और एक के बीच एक है वंडरवॉल फोर्सेस, मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है वंडरवॉल फोर्सेस। तो मुझे बताइए कि सोल्यूबिलिटी किस गैस में ज़्यादा होंगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, या फिर जिसमें वैंडरवॉल फोर्सेस है। तो होप सो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा इसका आंसर। कि अभी क्या बताया, देखो जैसे जैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, और हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हाईएस्ट होती हैं, डाइपोल में उससे कम और वंडरवॉल में सबसे कम। तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर आएगा ये, सोल्यूबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैक्सिमम होगी। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ले लेते हैं। तो अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। देखो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में बताया था कि अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, मतलब हमें हीट रिक्वायर्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। और अगर एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में जो सी सोल्यूबिलिटी, अगर हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो जो उसका डिसोल्यूशन आता है वो आता है एक्सोथर्मिक, समझे। मतलब जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक है यानी कि अगर मान लो हम फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सर, एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। मतलब जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब हीट रिलीज़ होती है, यानी कि वो है एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। देखो इसके बेस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप लोगों से कि मतलब बड़ा सिंपल सा है, वाई फिशेज सर्वाइव इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। कि मतलब जो सी फिशेज़ हैं उनको ठंडे पानी में वो ज़्यादा सुखी होती हैं गर्म पानी से। रीज़न यही है, गर्म पानी मतलब हॉट वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो सा गर्म पानी होगा, गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। और वही जो ठंडा पानी है, भाई हिंदी समझ आ रही है ना, वो जो ठंडा पानी है उसका ऑब्वियसली बात है उसका टेम्परेचर होगा कम, ठीक है सर। गर्म पानी का टेम्परेचर ज़्यादा, और अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और ठंडे पानी का टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। क्या चीज़ की सोल्यूबिलिटी? ऑक्सीजन की। मतलब अगर मान लो पानी को हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो सी ऑक्सीजन होगी वो बाहर आ जाएगी, और जो सा ठंडा पानी होगा उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से डिज़ोल्व हो पाएगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन तो फिशेज सुखी, उन्हें सांस लेने को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी। यही कारण है कि फिशेज, इन प्रॉपर इंग्लिश, फिशेज सर्वाइव इन कोल्ड वाटर रेदर देन हॉट वाटर। भाई ऑक्सीजन की उन्हें प्रॉपर सप्लाई मिल जाती है। अब नेक्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है? देखो मोटी मोटी बात है, जो टेम्परेचर का बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से
सॉल्युबिलिटी कम होती है, बट प्रेशर बढ़ाने से, लिख लो, द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन लिक्विड increases with increase in pressure। मतलब कि जैसे ही हम मतलब प्रेशर मान लो हम बढ़ाएंगे तो उस लिक्विड के अंदर गैस ज़्यादा डिज़ोल्व हो पाएगी, यानी कि जो उनकी मास है वो प्रेशर बढ़ाने से ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, यानी कि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। मान लो वैसे लिखा होता है कि मास ऑफ ए गैस, जैसे मान लो गैसेस तो कई हो सकती हैं ना, कई हो सकती हैं, तो वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लो कोई 2-3 गैसेस हैं, जैसे मान लो कोई गैस है ए और कोई गैस है बी, दोनों की दोनों किसी कंटेनर, ये लिक्विड हो गया, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ पर गैस ए भी है और गैस बी भी है, ठीक है, गैस ए और गैस बी। तो ए कितनी सोल्यूबल होगी वो उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर मतलब देखो गैस, पूरी गैस के ऊपर जो दोनों गैसेस होगी वो मिलके कोई प्रेशर अप्लाई करेंगी, बट ए मतलब ए गैस पर्टिकुलरली कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, सिर्फ ए गैस की बात करें तो वो होगा उस ए गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब किसी भी गैस के लिए अगर मान लो एक ही गैस है तो प्रेशर ही, मान लो काफ़ी गैसेस हैं तो मतलब उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर वो डिपेंड करेगा। देखो इसी से जन्म होता है हमारे हेनरीज लॉ का। हेनरीज लॉ क्या कहते हैं देखिए, होप्स आप लोग ये समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, होप्स आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो देखिए अब हेनरीज लॉ क्या कहता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, होप्स बच्चे समझ गए होंगे। अब बारी आती है हेनरीज लॉ की। देखो हेनरीज लॉ भी अभी जो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा लगभग कुछ ऐसा सा ही कहता है। हेनरीज लॉ इम्पोर्टेंट लॉ है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए जैसे कि अभी बताया कि जितना मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मोटी मोटी बात है कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the partial pressure of the gas above the liquid। कि मतलब कोई भी गैस है जो उनसा उसका मतलब वो पानी के ऊपर, जैसे भी आपको यहाँ पर दिखाया था, जो भी उसका उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जितना ज़्यादा एक्सर्ट करेगी उतनी ज़्यादा गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी। मतलब ये बेसिक वही बात है जो हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा। ठीक है, इसे हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लेते हैं। जैसे मान लो 2 गैसेस हैं, ए है और बी है। मान लो ए गैस की बात करें तो मतलब कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ज़्यादा सोल्यूबल होगी जब प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पर जो सी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रही है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है अबव द लिक्विड। यानी कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डिजोल्व होगी, मतलब उतनी ज़्यादा वो गैस सोल्यूबल होगी। उसे हमने बेसिकली बस ये मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लिया है। ठीक है, और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हम उसे ज़्यादातर मोल फ्रैक्शन की टर्म में ही लेते हैं। ठीक है जी, हमें समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो क्या बनेगा, एक्स ए इज इक्वल टू, मैं कोई कांस्टेंट लगा देता हूँ के पी ए। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ पी ए क्या बनेगा 1/k इंटू एक्स ए। ठीक है सर जी,
और अगर मान लो और हम इस 1/k को लिख देते हैं KH, ठीक है। 1/k वैसे ही कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को हम लिख देते हैं KH। जो उनसे ये KH है, ये है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। होप सो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डिज़ोल्व होगी, मतलब जितना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी। और यही है हमारा बेसिकली मैथमेटिकली हम हेनरीज लॉ को ऐसे ही लिखते हैं। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर हम XA = K × PA लिखा था, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना कि मोल फ्रैक्शन। भाई लिख सकते थे कि भाई हमने सिर्फ जो उसका K है उसे ही KH में बदल दिया, कोई बात नहीं, बात तो एकदम जायज़ है। और देखो इसमें कोई कमी है भी नहीं, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। बट ज़्यादातर जैसे आपकी में NCERT में भी या कई बुक्स में इस फॉर्म में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा इसी से रिलेटेड आते हैं। बट फिर भी इस फॉर्म से रिलेटेड भी कुछ मतलब क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पूछोगे कि सर हम क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये वाला। देखो मोटी मोटी बात ज़्यादा टाइम हमें अप्लाई तो यही करना होता है, बट स्टिल कभी कभी हमें वो फॉर्मूला भी अप्लाई करना हो सकता है। तब हमें क्या करना है, देखिए, तब हमें यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट चेक करने हैं। मान लो फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें हेनरीज कांस्टेंट दिया होगा तो हमें यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट देखने हैं। अगर मान लो यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट है ATM या फिर बार या फिर mm/Hg, ये समझ आ गया ना? इसे पहले नोट कर लेना, इसे पहले नोट कर लो, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ भाई यहाँ से, ठीक है। मान लो अगर KH की यूनिट है, ये KH की यूनिट है, अगर मान लो KH की यूनिट ऐसे हैं तो आपने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। इसे याद करने को ज़्यादा वो है नहीं। देखो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता नहीं है, तो इस केस में हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट वही होंगे जो प्रेशर के हैं, ठीक है। और इस केस में अगर मान लो हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट है ATM इनवर्स, बार इनवर्स या फिर mm/Hg इनवर्स, मतलब मोटी मोटी बात है जो भी प्रेशर की यूनिट है उसका इन्वर्स, क्योंकि इसका तो यूनिट है नहीं तो ये जाएगा कैसे, KH/P है। तो जो प्रेशर की यूनिट है उनका इन्वर्स कर दिया तो वो हमारे पास KH के यूनिट आ गए, मतलब हेनरीज कांस्टेंट के। मतलब अगर हेनरीज कांस्टेंट यूनिट ये दिए हों तो ये वाली फॉर्म यूज़ करना, और अगर ऐसे सिंपल दिए हों तो ये वाली फॉर्म यूज़ करना। बाकी ज़्यादातर हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है सर। तो इसे नोट ही कर लीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लिए जैसे भी, ठीक है। होप सो आप लोग इतना समझाया हुआ मेरा समझ गए होंगे। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। हेनरीज लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल और क्वेश्चन भी बनते हैं पर वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न में। तब तक के लिए आप पहले इसे रिवाइज़ कर लीजिए, हेनरीज लॉ को जो पढ़ाया उसे रिवाइज़ कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दिल से बहुत बड़ा थैंक यू, ठीक है। दिल से है, दिल बना दूं, ठीक है। और हंसते रहिए बिल्कुल इसी की तरह, चेहरे पर मुस्कान रखिए। और तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।